गलत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो देखिए, पहले तो आपको बहुत इजी पॉइंट मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, आगे देखते जाएंगे, तो यहाँ पर आपको टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट मिलते चलेंगे। जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि भारत विश्व में 7वां देश है। किस स्तर पे? क्षेत्रफल के स्तर पे और जनसंख्या के स्तर पे पहले स्तर पे है। तो अब आप कहेंगे सर इसमें क्या खास बात है? तो अक्सर होता है दोस्तों कि यहाँ पे छठी पोजीशन और 8th नंबर पे जो पोजीशन होती है कंट्रीज की, वो आपसे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न लगातार आते हैं। तो यहाँ पे 7वें नंबर पे आप देखोगे कि पहले रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चीन, फिर ब्राजील, और फिर छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7th नंबर पे भारत और 8th नंबर पे आपको अर्जेंटीना देखने को मिलता है। तो कई बार होता है कि आपसे पूछा जाता है कि अगर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th नंबर पे है तो 8वें नंबर पे कौन सी कंट्रीज है या कौन सा देश है जो यहाँ पे आता है। तो आपको याद होना चाहिए अर्जेंटीना के बारे में। फिर इसी के साथ हम लोग भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कभी तो ये पूरा किलोमीटर स्क्वायर में लिखा होता है कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन कभी कभी आप इसको इन शॉर्ट में भी देख सकते हो कि 3.28 मिलियन किलोमीटर, यानी इस तरीके से पूछ लेता है कि 32,87,263 किलोमीटर जो कि भारत का क्षेत्रफल है। और इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें कि भारत में जो गांवों की संख्या है वो 6,40,932 हो चुकी है। हालांकि अभी 2021 का भी एक आंकड़ा आया हुआ था, लेकिन उससे बेहतर जो आंसर माना जाता है आयोग के द्वारा वो होता है आपका 2011 की जनगणना। जब तक लेटेस्ट जनगणना नहीं हो रही है दोस्तों, तब तक आपको इसी जनगणना के बेस पे आपको सारे जवाब देने होंगे। तो लेटेस्ट आपका जो आंकड़ा है 6,40,932 भारत में गांव है। और अब हम यहाँ पर भारत की जरा अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो अब हम लोग अक्षांशीय विस्तार के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे, तैयारी कर चुके होंगे, तो उन्हें लगेगा कि सर यहाँ पे ये सब चीजें लिखने की क्या जरूरत थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से कंपाइल किया है कि जो बिगिनर स्टूडेंट है उसके लेवल की भी सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। जैसे अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार में अंतर नहीं पता, क्षेत्रफल नहीं पता, तो उसको भी ये समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो पुराने स्टूडेंट है जिनको पहले से तैयार है उनका रिवीजन भी हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने सारी चीजों को इसमें समाहित किया है और ताकि आपका मिनिमम टाइम में रिवीजन हो सके। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिंपल सी बात है कि आपने पृथ्वी को इस तरीके से देखा होगा। किस तरीके से देखा होगा? पृथ्वी को इस तरीके से। चलिए मैं आपको मैप पर दिखाता हूं। अब यहां पर आप जरा देख पा रहे होंगे कि ये आपकी जो पृथ्वी है, ग्लोब है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की मैं लाइन खींच रहा हूं, ये दोस्तों क्या है? ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है। और इस रेखा को जो इस तरीके से समानांतर एक दूसरे के खींची जाती हैं, जो कभी भी आपस में नहीं मिलती है। चाहे आप 0 डिग्री से शुरुआत करो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते हुए आप 90 डिग्री तक जाओगे तो आपको 89 डिग्री तक रेखा मिलेगी और 90 डिग्री आपको एक डॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? 90 डिग्री नॉर्थ एक डॉट मिलेगा। इसी तरीके से 90 डिग्री साउथ एक डॉट मिल जाएगा, जिसको हम लोग रेखाओं में काउंट नहीं करते हैं। तो आप देखोगे कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, वो कहां से शुरू हो जाता है? आप देखोगे कि जैसे हम 0 डिग्री के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो इस तरीके से 6 डिग्री 4 मिनट जिसे हम कहते हैं, यहां से हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो ग्रेट निकोबार का हिस्सा है वहां से शुरुआत होती है। लेकिन जो हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें जिसमें स्थल खंड समाहित होता है, स्पेशली दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कन्याकुमारी का जो पार्ट है वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और ये टॉप पर कहां तक जाता है? टॉप पर अगर मैं बात करूं, मींस जहां पे भारत का ऊपरी छोर होता है, आप देखोगे कि जो ऊपरी छोर आपका जो जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट होता है वो कहां पे खत्म होता है? तो वो हमारा खत्म होता है लगभग 37 डिग्री पर। और इसके ऊपर हम और आगे बढ़ते जाते तो चाइना, साइबेरिया, रसिया, आर्कटिक, इस तरीके से हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। लेकिन अगर मैं बात करूं कि देशांतरी विस्तार क्या होता है, तो आप इस तरीके से एक रेखा देख रहे होंगे। हालांकि इस रेखाओं के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से इस नोट्स में कंपाइल किया है इमेजेस के साथ, तो आप उसको भी देख पाएंगे। तो ये देशांतरी रेखाएं होती हैं जो सामान्यतः नॉर्थ पोल 90 डिग्री को साउथ पोल 90 डिग्री से मिला देता है और इसमें ये रेखाएं समानांतर नहीं होती। तो इस तरीके की रेखाओं को हम देशांतरी रेखा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो गुजरात का हिस्सा होता है जो सबसे पश्चिमी होता है, जो लगभग 67 डिग्री से शुरू होता है, और यहाँ पर जो अरुणाचल का सबसे पूर्वी छोर होता है जहाँ पे किबुथु नाम का एक गांव है जो सुदूर बिंदु में आता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो खत्म हो। तो इसी को हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। तो चलिए अपने नोट्स पर आते हैं।
अब मैंने आपको ग्लोब की इमेजेस पे दिखा दिया, तो अब आपको यहाँ पर समझना आसान हो जाएगा कि किस तरीके से हम जब मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, यानी कि साउदर्न पॉइंट की बात कर रहे हैं, दक्षिणी पॉइंट की, तो 8 डिग्री 4 मिनट से हम भारत की शुरुआत करते हैं। कुछ इस तरीके से आप इमेजेस को देख पा रहे होंगे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है कि अरुणाचल प्रदेश का जो जोन आता है इस तरीके से। तो आप देखोगे कि जब ऊपर जाओगे नॉर्थ में, जिसके बाद भारत का हिस्सा खत्म हो जाता है, तिब्बत अर्थात चाइना का हिस्सा शुरू हो जाता है, अफगानिस्तान का, तो 37 डिग्री अक्षांशीय विस्तार तक होता है। और अक्षांशीय विस्तार कैसी होती है? तो ये वाली रेखाएं होती है जो समानांतर होती हैं, इस तरीके से। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ रेखाएं इस पे होती हैं देशांतर रेखा, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जैसे आप देखेंगे कि इस तरीके से यहां से ये जो पॉइंट आता है आपका, तो गुजरात का जो सबसे पश्चिमी छोर होता है, ध्यान देना पश्चिमी छोर, वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे लास्ट बिंदु होता है, जिसके बाद आपका म्यांमार शुरू हो जाता है, चाइना शुरू हो जाता है, तो वहां पे जाके खत्म होता है। लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर आपने ये नॉर्थ ऊपर भी लिखा है, नीचे भी नॉर्थ लिखा है, इधर आपने ईस्ट लिखा है और इधर भी ईस्ट लिखा है, जबकि होना चाहिए था पश्चिम। तो मेरे प्यारे भाई, हम जब भारत के डायरेक्शन में देखते हैं तो हम कहते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। लेकिन हम इसको जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये ग्लोब के स्तर पे कर रहे हैं, और ग्लोब के स्तर पर 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं होंगी वो सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगी, मींस नॉर्थ में आएंगी। तो हमारा भारत भी तो कुछ इस तरीके से शुरू होता है, और हमारा ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट का, ये भी तो नॉर्थ के पॉइंट में है, तो इसीलिए हमने नॉर्थ ही लगाया है। और ऊपर भी जहां खत्म हो रहा होता है भारत, ग्लेशियर वगैरह के बाद, लद्दाख के बाद, तो वहां भी 37 डिग्री 7 मिनट मतलब 6 मिनट नॉर्थ होता है। लेकिन अब एक बात आएगी सर कि अच्छा ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन ईस्ट की जगह वेस्ट होना चाहिए था। ये ईस्ट तो सही है, क्योंकि हम तो जनरली ऐसे ही डायरेक्शन को देखते हैं, कंपास भी ऐसे यूज करते हैं। लेकिन मैं इसको भी बताऊं तो ये भी हमारा इंटरनेशनली मेजर किया था, जो कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है, और इस रेखा के इधर रहने वाले देशों को ईस्टर्न कहते हैं और इस रेखा के इस तरफ रहने वाले देशों को वेस्टर्न कहते हैं। इसीलिए 0 डिग्री के पश्चिम में आपको पश्चिमी देशों के रूप में यूरोपीय देश देखने को मिलेंगे, अटलांटिक देश देखने को मिलेंगे, यूएसए और कनाडाई देश देखने को मिलेंगे। तो ये सब हमारा वेस्ट पार्ट हो जाता है। तो हम कहाँ पे हैं? हम यहीं तो हैं, गुजरात का हिस्सा 0 डिग्री देशांतर के इसी तरफ है, ईस्ट में, इसीलिए हम दोनों जगह ईस्ट लगाते हैं। तो ये जो कमेंट सेक्शन मेरे पास आया था लगभग 1 हफ्ते पहले इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पे, तो कई सारे स्टूडेंट ने वहां पे कमेंट किया जब उन्होंने ये वीडियो देखी कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है कि आपने ईस्ट क्यों लगा रखा है दोनों तरफ, और दोनों तरफ नॉर्थ क्यों लगा रखा है। तो आई थिंक यहाँ पे ये मेजरमेंट क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर आप देखोगे, ये हो गया मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का मतलब हो गया स्थल भूमि, जो केप कमोरिन कन्याकुमारी का पार्ट है। लेकिन अगर आप बात करोगे ग्रेट निकोबार, जो कि हमारा जलीय बिंदु है सबसे दक्षिणी, तो वहां पर हमारी जो दूरी शुरू हो जाती है वो हमारा लैंड शुरू हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से। मींस अगर मैं आपसे बताऊं कि ये तो हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपने देखा होगा मैप में। लेकिन अंडमान निकोबार कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ आता है हमारा 6 डिग्री का 4 मिनट वाला हिस्सा, जो कि 8 डिग्री से क्या है, नीचे है। तो पहले हमारा हिस्सा कौन सा शुरू होता है? यही वाला शुरू होता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा अगला पॉइंट है, जो भारत से संबंधित कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा की वैल्यूज क्या होती है। तो इस पे भी हम लोग एक मैप का सहारा लेंगे, जिससे आपको इजीली याद हो सके। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि ज्योग्राफी का मतलब ही है कि आप आसपास की चीजों को या किसी भी चीज को मैप के माध्यम से पूरी तरीके से कवर करें। अगर आपने एक बार मैप को अच्छे ढंग से देख लिया, अब जैसे मैंने अभी आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न जो देशांतरी है, पूर्वी देशांतर, इसके कारण के बारे में बता दिया, इसके इम्पैक्ट के बारे में बता दिया कि क्यों हम यहाँ पर भारत को ईस्ट और नॉर्थ लिखते हैं। तो ये चीज अब आपको गलत नहीं होगी, क्योंकि आपने इमेजेस में क्रिएट किया इस चीज को। वैसे ही हम लोग कर्क रेखा को भी देखेंगे, और हमेशा एक सीक्वेंस में पढ़िए ज्योग्राफी को, किसी भी कंट्री या किसी भी लोकेशन का नाम पढ़ते हैं तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ज्योग्राफी के एग्जाम में नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन मिलाने कहता है, ईस्ट से वेस्ट का डायरेक्शन मिलाने कहता है, तो ये चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि कर्क रेखा की जो वैल्यूज है वो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पे ध्यान देना कि कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, आंसर में क्या होता है कि 30 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, और हमें लगता है कि 23.5 डिग्री तो होता ही है कर्क रेखा, और हम तुरंत उसको लगा के चले आते हैं। जबकि ये ध्यान नहीं देते कि वहां नॉर्थ पूछा है कि साउथ। अगर मैं कहूं
23.5 डिग्री 30 मिनट अगर मैं लगा दूं और साउथ लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका मकर रेखा दोस्तों। कौन सी रेखा हो जाएगी? मकर रेखा हो जाएगी, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे 8 राज्य आते हैं जो कि पश्चिम से पूर्व आते हैं। कैसे? सबसे पश्चिम में आपका गुजरात शुरू हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा, फिर अगला है मिजोरम। अब जरा इसको मैप पर भी एक बार रिवीजन करें ताकि चीजें और अच्छे से याद हो सके। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कर्क रेखा के बारे में, तो देखिए ये जो एक रेड कलर की लाइन जा रही है जिसपे मैं ग्रीन कलर की लाइन को कलर कर रहा हूं, तो यही आपकी है कर्क रेखा, जिसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो हम बता दें आपको कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 23.5 डिग्री। कितना है दोस्तों? 23.5 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी 1/2। और कहाँ पे आएगा? ये नॉर्थ में आएगा। तो आप देखोगे सबसे पश्चिम में आपका, क्योंकि ये हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट और ये हो गया आपका ये हो गया आपका वेस्टर्न पार्ट दोस्तों, पश्चिमी, और ये हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट। क्योंकि अब हम ग्लोब पर नहीं बल्कि भारत के पश्चिम और पूरब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गुजरात, फिर थोड़ा सा ये पॉइंट आता है आपका राजस्थान, फिर ये सबसे अधिक पॉइंट आता है मध्य प्रदेश, फिर थोड़ा सा छत्तीसगढ़, थोड़ा सा ही झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आता है त्रिपुरा का, और ये पॉइंट आता है आपका मिजोरम। तो इस तरीके से आप रिवीजन करोगे मेरे साथ। गुजरात हो गया, मेरे साथ रिवीजन करिए, बोलिए आप। राजस्थान, एमपी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आपका झारखंड, फिर उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, और फिर उसके बाद मिजोरम। तो अब ये आप देखोगे कि वेस्ट टू ईस्ट आपको याद हो गया। लेकिन अब एग्जामिनर अगर आपसे ईस्ट टू वेस्ट भी पूछ लेगा ना, तो भी आप उसको सीक्वेंस में रख सकोगे। और यही तरीका होता है हमें ज्योग्राफी को कवर करने का। हालांकि मैं अब आपके लिए 1 से 2 दिन का और समय दीजिए मुझे, क्योंकि अभी शॉर्ट नोट्स में हमारी टीम लगी पड़ी है, ताकि आपको अगले वीक तक सभी सब्जेक्ट्स के इसी तरीके के स्टैंडर्ड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएं, जो कम समय में आप रिवीजन कर पाए चीजें। क्योंकि देखिए पेपर बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन हम किसी चीज को बहुत हैवी कर देते हैं, हैवी लोड ले लेते हैं, जिसकी वजह से चीजें, आसान प्रश्न भी गलत होते हैं। तो ये गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक मैप की स्टडी लेकर आने वाला हूं, जो कि एटलस के मैप होंगे, जिसमें हम लोग इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के मैप को कवर करते हुए चलेंगे, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। तो यहाँ पर हमने जो कर्क रेखा पे 8 राज्य पढ़े, लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न 3 से 4 बार पूछा गया कि कर्क रेखा से जो प्रमुख राजधानियां हैं उनसे प्रश्न कैसे बनते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आप देखोगे पीवाईक्यू, जिनके पास किताबें हैं और जिनके पास नहीं है वो भी देख लेंगे कहीं से भी, तो पता चलेगा प्रश्न किस बारीकी से पूछा गया है। जैसे भोपाल की जो वैल्यू है वो है 23 डिग्री 25 मिनट, रांची की है 23 डिग्री 23 मिनट, गांधीनगर है 23 डिग्री 19 मिनट, और अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है 23 डिग्री 50 मिनट। और कर्क रेखा की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो कर्क रेखा की है 23 डिग्री 30 मिनट। अब मुझे ये बताइए कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा नजदीक है? तो वो देखोगे आप क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा, 23 डिग्री 25 मिनट होगी। और ये सबसे नजदीक है, लेकिन ये दक्षिण में है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये आपकी कर्क रेखा जा रही है। क्लियर इतनी बात? और इसी के नीचे आपको मिलेगा 23 डिग्री 25 मिनट पे, क्योंकि हम तो ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हैं ना भाई। नीचे से आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए हम 23 24 25 ऊपर जा रहे थे। तो भोपाल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? कर्क रेखा के दक्षिण में। ऐसा ही प्रश्न पूछा गया एग्जैक्ट, लेकिन छोटी सी बारीक बात होती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देते हैं। फिर रांची की बात करें, 23 डिग्री 23 मिनट, तो भाई ये तो भोपाल के भी नीचे है, 23 डिग्री 23 मिनट हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं तो ये कर्क रेखा से किधर है? दक्षिण में। गांधीनगर की बात करूं तो ये और भी नीचे है, 23 डिग्री 19 मिनट, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में। लेकिन मैं लगा रहा हूं, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि ये एकमात्र प्रमुख ऐसी राजधानी है जो आप देखोगे कि 23 डिग्री 50 मिनट, मतलब 30 डिग्री को भी इसने क्रॉस कर दिया है, 23 डिग्री 50 मिनट, और ये कर्क रेखा के नॉर्थ में स्थित है। कहां पे? नॉर्थ में। तो अब यहां पर आपसे जो प्रश्न बनते हैं 3 प्रकार के बनते हैं। कर्क रेखा से कौन सी ऐसी राजधानी है जो सबसे नजदीक है? तो आपका उत्तर होगा भोपाल। कौन सी ऐसी राजधानी जो सबसे नजदीक होने के साथ साथ उत्तर में है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर में होने की वजह से अगरतला। तो ऐसे प्रश्न आपसे घुमाकर पूछे जाते हैं। वहीं कई बार पूछ लेता है कि कांगो नदी, माही नदी, लिम्पोपो नदी के बारे में, जैसे कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो आप देखोगे माही नदी जो है कि आपको 2 बार काटेगी। भूमध्य रेखा पे कांगो नदी यानी कि जायरे नदी है जो 2 बार काटेगी। मकर रेखा की बात करें तो ये लिम्पोपो नदी है जो 2 बार काटेगी।
अब दिमाग में आएगा सर ये माही नदी हमने सुना तो है राजस्थान गुजरात के आसपास कहीं बहती है, लेकिन किस पॉइंट पे काटती है, थोड़ा सा इसकी लोकेशन याद हो जाए तो चलिए मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपके सामने भारत का नक्शा है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से देखेंगे कि मान लेते हैं अगर हम कि ये आपकी जा रही है कौन सी रेखा, कर्क रेखा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कर्क रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट होती है, 23 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 24 डिग्री है। तो यहाँ पर एक नदी बहते हुए आती है माही नदी, और इस तरीके से जो है कि वो आती है। तो माही नदी ने एक तो इस पॉइंट पे काटा और दूसरा जो है कि उसने इस पॉइंट पे काटा है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। इस तरीके से आपने देखा कि माही नदी जो है राजस्थान, एमपी, गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में 2 बार काटती है इसको, कर्क रेखा को। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और अब इसी तरीके से हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। जैसा कि यहाँ पर कई बार इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो बिगिनर है उनको समस्या आ जाती है कि दोस्तों यदि भारतीय मानक समय रेखा की बात करें, अच्छा भारतीय मानक समय रेखा क्या है, अगर ये नहीं पता है तो ये जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। हालांकि इसके लिए मैंने वीडियो सेक्शन में ऑलरेडी बना रखा है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां से आप देख पाएंगे इसे, आराम से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो भारतीय मानक समय जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम याम्योत्तर पर, याम्योत्तर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है देशांतर। क्योंकि देखिए इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन में, और अगर आपको इन भाषाओं का मतलब नहीं पता है तो चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसलिए ऐसी समस्या को दूर रखिए। इस पर मध्याह्न के 12 बज रहे हैं, मतलब मैं कहूं कि भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार भारत में कितना बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा होगा या तो रात का 12 बज रहा होगा। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या है। अब पहली चीज हमें ये देखनी होगी कि 120 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ईस्टर्न, उससे 82.5 डिग्री आप पूर्वी देशांतर को माइनस करो, क्योंकि भाई भारत का जो मानक समय रेखा है वो है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही, क्योंकि भारत पूरी तरीके से पूर्वी देशांतर में आता है। जहां पे आप देखोगे कि 37 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होगा घटने के बाद। अब आपको पता है कि 1 डिग्री में कितनी वैल्यू बढ़ती है, 4 मिनट बढ़ती है, क्योंकि आप इसे जब 360 को डिवाइड करोगे तो जो है कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 4 मिनट आती है। अगर हम 37 डिग्री 30 मिनट को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा 30 मिनट हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 घंटा 30 मिनट को घटाना है या बढ़ाना है। तो ध्यान देना, ये पूछा जा रहा है भारत का समय, भारत का जो है कि 12 बज रहा है, और पूर्वी देशांतर की ओर हमेशा जो 0 डिग्री होती है दोस्तों देशांतर रेखा, उसके पूरब की ओर जाने पे हमेशा टाइम को ऐड किया जाता है, और अगर हम उसके पश्चिम साइड में आ रहे हैं तो हमेशा टाइम को घटाया जाएगा। तो ये तो आपका कितना आंसर आया, पूर्वी देशांतर। तो आप देखोगे 12 में 2.5 घंटे जब ऐड करोगे तो 14:30 का मतलब हो गया 2:30 हो रहे हैं, और ये PM हो रहा है, दोपहर के बाद का समय हो रहा है। तो ये था, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। फिर अब वहीं पे हम बात करेंगे कि भारत के 5 राज्यों से IST जाती है। ये भी कई बार यूपी PCS और RO में प्रश्न पूछे गए, आप PYQ देखेंगे तो। जैसे उत्तर प्रदेश से सबसे पहले जाती है, फिर उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में आती है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में आएगी, फिर उसके बाद ओडिशा में आएगी, और फिर नेक्स्ट आएगी आपको आंध्र प्रदेश में। और ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए नॉर्थ टू साउथ का। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप भारत के मैप पर देखोगे इस तरीके से नक्शे पे, तो यहाँ आपको यूपी दिखेगा, जहां से ये इलाहाबाद के मानिकपुर से, मतलब जो इलाहाबाद कड़ा वाला जो क्षेत्र है मिर्जापुर के आसपास का, वहां से होके जाती है, और ये इस तरीके से आती है, क्योंकि देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखा तो दोस्तों ऐसे ही तो चलती है, अक्षांश रेखाएं ऐसे चलती हैं, लेकिन देशांतर रेखा आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल चलती है इस तरीके से। तो सबसे पहले ये यूपी से मुलाकात करेगी, फिर ये MP से मुलाकात करती है, फिर छत्तीसगढ़ से मुलाकात होती है इसकी, फिर ओडिशा से, और तट के पास ये आंध्र प्रदेश से भी मुलाकात कर लेती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि नॉर्थ टू साउथ किस तरीके से ये डायरेक्शन इनकी बढ़ रही है। और इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है उसकी वैल्यू कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहां पर एक और पॉइंट है कि 9th पॉइंट पे हम देखें कि सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है भारत का, ये पूछा जाता है। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो मैक्सिमम स्टूडेंट इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें इंदिरा से शुरू हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब भारत का जो सबसे ऊपरी बिंदु है, जिसको हम लोग कहते हैं 37 डिग्री,
ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट जो है कि ये सबसे ऊपरी बिंदु है और यहीं पर हमें इंदिरा कॉल देखने को मिलता है और ये लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में आती है। अभी कई सारे प्रश्नों में मैंने देखा है कि इसको पूछा जा रहा है जम्मू कश्मीर ऑप्शन लगा के और लद्दाख लगा के, तो बहुत सारे बच्चों ने लद्दाख को जनरली नहीं लगा के जम्मू कश्मीर लगा दिया, जो कि गलत हो गया। और उसी तरीके से अगर हम बात करें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आप देखोगे कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु का हिस्सा माना जाता है, ये हो गया आपकी मुख्य भूमि का। ध्यान देने वाली बात है, मुख्य भूमि का जो है कि ये माना जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम और भी दूसरे पॉइंट को और देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जैसे कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कौन से आंसर को सही लगाएं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है और उसमें केवल ऑप्शन के तौर पे कन्याकुमारी दिया हो, ये इंदिरा पॉइंट नहीं दिया है, तो आपका उत्तर होगा कन्याकुमारी। आपको छोड़ के नहीं आना है कि ऑप्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको कन्याकुमारी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कन्याकुमारी न दे के इंदिरा पॉइंट दे दे तो आप समझ गए कि इंदिरा पॉइंट लगाना है। दिक्कत तब आती है स्टूडेंट्स के पास कि या तो उसे कन्याकुमारी भी एक ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, एक ऑप्शन में उसे मिल जाएगा इंदिरा पॉइंट देखने को। अब वो कौन सा लगाएगा, तो क्योंकि उसने कन्याकुमारी भी पढ़ा है इंदिरा पॉइंट भी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए आपको ऑलवेज लगाना पड़ेगा इंदिरा पॉइंट को, जो कि आपके ग्रेट निकोबार वाले जो सबसे नीचे वाला आइलैंड है वहां के सबसे दक्षिणी बिंदु पर देखने को मिलता है, जहां से भारत की शुरुआत होती है। 6 डिग्री 4 मिनट से भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू हो जाता है। उसी तरीके से भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु होता है गुजरात का छोर, जिसको हम लोग कहते हैं गुहार मोती, या कभी कभी आपको ये गौरा माता करके भी नाम देखने को मिल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गौरा माता कह दे, गुहार मोती कह दे, या फिर आपसे पूछ ले 67 डिग्री वाला जो सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो यही माना जाएगा। वहीं 97 डिग्री पश्चिमी जो है, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी बिंदु है वो आपका होगा अरुणाचल प्रदेश में किबिथू। और इस गांव को अब एक नया नाम दिया गया है, जो अभी पहले आपके सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनके नाम पर इसको तब्दील किया गया। यहाँ की जो सबसे पूर्वी चौकी थी किबुथीकू, तो उसका नाम दे दिया गया बिपिन रावत चौकी के नाम से दिया गया। तो ये करंट अपडेट है जो मैं आपको साथ में करते चलूंगा, जगह जगह पे आपको रिवाइज करते रहना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये देखिए सबसे दक्षिण में बिंदु दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, जिसका नाम क्या मैंने आपको बताया, कन्याकुमारी। और कभी कभी ये आपको केप कमोरिन भी देखने को मिल सकता है, तो आप इसको भी उत्तर लगा सकते हैं, इसको भी उत्तर लगा सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे ये वाला पॉइंट दे दे आइलैंड का, जो कि ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर नॉर्थ बिंदु को पूछ ले, इस वाले पॉइंट को, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को, तो यहां पे आपको लगाना है इंदिरा कॉल। क्या लगाना है आपको, इंदिरा कॉल। और उसी तरीके से ये गुजरात का आप अगर देखोगे सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये वाला, तो इसी को हम लोग कहते हैं गुहार माता भी कह देते हैं, या फिर कभी कभी उसे हम गौरा माता भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे, गुजरात में, जहां पे 67 डिग्री मिनट की शुरू होती है। और सबसे पश्चिम के बाद सबसे पूरब में आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा गांव है दोस्तों, यहाँ पे किबिथू, और यही जो है कि आपका 97 डिग्री 25 मिनट की लोकेशन पे सबसे पूर्वी गांव देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा भारत का सबसे बाह्य विस्तार, जहां पर इसकी लोकेशन रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि अगर आप देखोगे एक और पॉइंट यहाँ से कि कन्याकुमारी, जिसे हम लोग केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर आपको अरब सागर देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी और हिंद महासागर का एक मिलन बिंदु देखने को मिलेगा। जैसे मैं एक रफ डायग्राम अगर आपको बना के दिखाऊं, तो यहाँ वाला जो ये पॉइंट है ना, जिसको मैं ग्रीन कलर करने वाला हूं, देखिए फिर से बना देता हूं। एक तो मेरा भारत सही नहीं बनता दोस्तों, तो माइंड मत कीजिएगा। ये वाला जो ग्रीन पॉइंट है ये आपका कन्याकुमारी या केप कमोरिन है, क्योंकि यहाँ से आपको अरब सागर देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, और यहाँ आपका दक्षिण में हिंद महासागर बह रहा है। तो ये एक मिलन बिंदु हो जाता है इन तीनों सागरों महासागरों का। तो पूछा जाता है कि भारत का कौन सा दक्षिणी बिंदु है जहां पर ये तीनों ही विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे पॉइंट पर, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कभी कभी प्रश्न में, और अक्सर ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि उसको आप लोग सिस्टमैटिक नहीं पढ़ पाते हैं या उसको नोट डाउन नहीं करते हैं। अगर नोट डाउन कर लें तो सिस्टमैटिक हो जाए चीजें, तो आज आसानी से याद हो जाए।
अब जैसे यहाँ पे हमारे ये भारत के यूनियन टेरिटरीज और स्टेट हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा है कंट्रीज, कि कोई भी एक राज्य कितने जगह से सीमा साझा करता है, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, इन सभी चीजों को हमें समझना है। तो हम इसको मैप के माध्यम से समझेंगे, जो कि मैं साइड में मैप को भी ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पर आप साइड में मैप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ से जो प्रश्न होते हैं वो आपके गलत हो जाते हैं। हालांकि आप इसे रटना चाहोगे तो रट लोगे, लेकिन मैं आपको मैपिंग के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, ताकि एक बार आप अगर ढंग से समझ लो, क्योंकि ये नोट्स आपके आरओ एग्जाम्स के साथ साथ यूपी पीसीएस एग्जाम्स में भी बेहद ही हेल्पफुल रहेंगे। और जिन लोगों ने पीडीएफ ले लिया है, अगर वो इसके साथ क्लास भी कर लेंगे ना ये वाली, तो उनको डबल फायदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए शॉर्ट नोट्स को तो इंटीग्रेटेड पॉइंट से बनाया है, इंटरलिंकिंग करते हुए, तो कई जगह ऐसे पॉइंट भी उन्हें मिल रहे हैं देखने को, जहां पर वो डायरेक्टली उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे काम किया गया है, नोट्स कैसे बनाया गया है। तो उसकी अगर वो क्लास देखते हैं तो ज्यादा बेहतर उन्हें समझ में आ सकेगा। अब जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि आपका लद्दाख जो है वो कितने राज्यों या कितने देशों या कितने देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो मैंने लिखा है यहाँ पाकिस्तान, यहाँ लिखा है अफगानिस्तान और यहाँ लिखा है चाइना। तो ये बड़ा कॉमन सा प्रश्न हो गया, और ये आपको याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इस चीज को, तो यहाँ देखिए ये आपका जो लद्दाख का पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला, तो आपको इधर देखने को क्या मिल रहा है, चीन मिल रहा है। इधर देखने को क्या मिलेगा आपको, ये वाले पार्ट को पाकिस्तान, और यहाँ पे जो टिप वाला पार्ट है जहां आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। तो इन तीनों जगह से ये बाउंड्री शेयर करता है। अब इमेज के हिसाब से क्या लगता है, लद्दाख अपने पूर्वी क्षेत्र में तो चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहा है, नॉर्थ क्षेत्र में अफगानिस्तान से कर रहा है, और नॉर्थ और वेस्ट इस पार्ट में वो पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इमेजेस जब दिमाग में क्रिएट हो जाएंगी तो आपको आसान हो जाएगा ये चीजें समझना। उसी तरीके से सेकंड है उत्तराखंड, जो कि आपका चाइना और नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। जैसे अगर आप देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तराखंड का है, मैं इसे जूम कर देता हूं यहाँ पे, ये देखिए उत्तराखंड का ये हिस्सा है, तो ये नेपाल की बाउंड्री है जहां पे वो शेयर कर रहा है, और ये पूरी की पूरी ये बाउंड्री है ये चाइना की है जहां वो शेयर करता है अपनी बाउंड्री को। फिर इसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, अक्सर ये पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम हो गया, इनको प्रश्न घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है। कैसे मैं बताऊं, तो यहां पर आप देखोगे मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा, अब ये आपको दिख रहा होगा, ये वेस्ट बंगाल वाली जो ग्रीन कलर की साइड जा रही है। ग्रीन इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का निर्माण है, इसलिए इसे हम ग्रीन से दिखा रहे हैं मैप में। और ये वाला पार्ट जो है कि पश्चिम बंगाल का है। अब आप जरा देखो पश्चिम बंगाल, आपको बीडी मतलब हो गया बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है यहाँ पर। वहीं अगर देखोगे नेपाल, क्योंकि नेपाल अक्सर दिमाग से उतर जाता है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये वाला, ये जिसको मैं इंडिकेट करके यहाँ लिख रहा हूँ, ये नेपाल का क्षेत्र है, और यहाँ वाला ये जो क्षेत्र है ये भूटान का क्षेत्र है। तो इन तीनों के साथ ही ये बाउंड्री शेयर करता है। वहीं सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम आपका नेपाल से बाउंड्री शेयर कर रहा है, चाइना से कर रहा है और भूटान से कर रहा है। कैसे, तो आप देखिए ये हमारा छोटा सा प्यारा सा सिक्किम है, ठीक है, और इसके बगल में आपको भूटान मिलेगा, इसके इस बगल में आपको नेपाल मिलेगा, और इसके ऊपर आपको चाइना मिलेगा। यही तीन तो देश हैं, और तो कोई देश है नहीं। आप देखोगे कि बांग्लादेश से ये बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा, बांग्लादेश से तो पश्चिम बंगाल कर रहा है, तो यहाँ पे तो बाउंड्री शेयर नहीं हो रही है। फिर आप देखोगे असम की बात करें तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो जाता है कि क्या असम नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है, तो हम कहेंगे नहीं। ये जो येलो वाला पार्ट आप देख रहे हो, तो यहाँ ऊपर तो भूटान से कर रहा है, और इस साइड में छोटा सा पॉइंट है ये बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है। देखिए कितना सा है, केवल इतना सा ही हिस्सा है जो बांग्लादेश से बाउंड्री को शेयर करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके प्रश्न में रख दिया जाता है कि क्या ये नेपाल या चाइना से बाउंड्री शेयर करता है, तो उत्तर हो जाएगा नहीं। अरुणाचल की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश चाइना हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको जरा ये वाला पार्ट देखने में क्या लग रहा है कि ये भूटान से बाउंड्री शेयर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया, ये देखिए, ये पूरा चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये जो छोटी सी लाइन निकाली गई है, इसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया जो है दोस्तों, ये पूरा का पूरा म्यांमार से बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसीलिए अरुणाचल चाइना, भूटान, म्यांमार, इन तीनों से ही बाउंड्री शेयर कर रहा है। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है। अब मिजोरम को जरा देखिए, ये रहा आपका मिजोरम, और मिजोरम क्या यहाँ पे म्यांमार हो गया, और ये वाला एरिया बांग्लादेश हो गया। तो बस इतनी ही दो से कर रहा है।
त्रिपुरा की बात करेंगे तो ये पूरी तरीके से बांग्लादेश से ही बाउंड्री शेयर कर रहा है। कैसे? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रहा बांग्लादेश का पूरा हिस्सा और ये छोटा सा त्रिपुरा है दोस्तों, बाकी यहाँ पे कोई देश नहीं है क्योंकि ये म्यांमार की सीमा यहाँ पे खत्म, यहाँ समुद्र आ गया, ऊपर चाइना वगैरह ये सब बाउंड्री शेयर करेंगे नहीं इससे। तो ये आपके वो प्रश्न है दोस्तों जो आप एक जगह नोट डाउन नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, और मैप से नहीं पढ़ते हो तो और भी समस्या आती है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये सारी चीजें कवर करा दी बहुत ही बेहतर तरीके से। और अब यहाँ पर जो है कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको हम लोग दोस्तों कवर करेंगे अपनी अगली क्लास में, क्योंकि आज पहली क्लास है इस शॉर्ट नोट्स की जहां से आप रिवीजन कर पा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो शॉर्ट नोट्स की क्लास है दोस्तों ये आपको आज की क्लास कैसी लगी। हालांकि मैं कह सकता हूं कि इसमें 50% लोग कहेंगे कि सर मुझे ये पहले से पता है, लेकिन हमने उन 100% स्टूडेंट को कवर करने की कोशिश की है, जिनमें से 50% ऐसे स्टूडेंट है जो ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे हैं और 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से ही पढ़ रखी है। तो सभी को कवर करते हुए हमने शुरू किया इस इनिशिएट को, जिसमें लगातार हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। पूरी की पूरी घटना चक्र आप पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। किताबें इतनी मोटी हो जाती हैं कि आप दोबारा रिवाइज नहीं कर पाते हैं। उस चीज को हमने कंपाइल करके बहुत शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ आप इसके बारे में अगर पीडीएफ लेना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो उसकी कंप्लीट जो जानकारी है वो वीडियो के नीचे आपको मोर सेक्शन या डिस्क्राइब सेक्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पर आप मैसेज करके आप पूरी इंक्वायरी वहां पर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप डिस्कशन ग्रुप में मुझसे बात कर पाएंगे। कोई इशू है, कोई समस्या, उसका समाधान हो पाएगा आपसी डिस्कशन से। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे क्लासेस की अपडेट भी दी जाती है, तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।